नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए हर दिल अजीज़ लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी एक घनीभूत विद्रोह। मालती जी बहुत ईमानदारी से लिखती हैं और आप ये कहानी जब सुनेंगे तो आपको ये चीज़ स्वयं महसूस होगी। कहाँ जा रही हैं? सामने बैठी महिला ने प्रश्न किया, जैसे वे इंतज़ार में ही थीं कि कब ट्रेन चले और कब वे अपना खाता खोलें। मैं भी तो जैसे तैयारी बैठी थी, तपाक से उत्तर दिया, नागपुर जा रही हूँ, बेटी के यहाँ। उसकी शादी की सालगिरह है ना। आप लोगों में अच्छा रिवाज है, हम लोग तो कभी समधियाने जाने की सोच भी नहीं सकती। खैर, रिवाज तो हमारे यहाँ भी नहीं है, पर ये जो समधिन है ना, मेरी बचपन की सहेली हैं। ऐसे ही एक सफ़र में मुलाकात हो गई थी, तब लड़की भी साथ में थी। उसे वो इतना भा गई कि बस मांग ही लिया। उस बहन जी ने तो एक मासूम सा रिमार्क किया था और मैं शुरू हो गई। पूरा किस्सा सुनाकर ही दम लिया। कंपार्टमेंट में किसी और को बोलने का अवसर ही ना मिला। अभी लड़कियां होती साथ में तो इतना बिगड़ती, पर कोई साथ में नहीं है, इसलिए तो मैं इतना खुलकर बोल रही हूँ। कभी कभी तो मुंह खोलने का मौका मिलता है और उस मौके का मैं पूरा फ़ायदा उठा ले रही थी। होशंगाबाद आया तब जाकर मेरी सुपरफास्ट में ब्रेक लगा। सबने राहत की सांस ली होगी। चाय का औपचारिक आदान प्रदान हुआ। फिर किसी ने अपना टिफ़िन निकाल लिया, कोई उतनी धुंधली रोशनी में भी पत्रिका लेकर बैठ गई। मजबूरन मुझे भी अपनी बुनाई निकालनी पड़ी, पर 4 सलाइयों से आगे ना बढ़ सकी। मन पुरानी बातों में ही डूब उतरा रहा था। रात जब सब लोगों ने अपनी अपनी बर्थ उठाकर सोने का उपक्रम किया, तब भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सारे संयोगों को मन ही मन दोहरा कर पुलकित होती रही। पिछले साल ही की तो बात है। नहीं, साल भर से तो ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि साल तो विनीता की शादी को ही हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का सफ़र था। मैं रायपुर भतीजी की शादी में जा रही थी, साथ में विनीता भी थी। गाड़ी चलने तक तो मैं खिड़की से सटी बच्चों को 100 हिदायतें देती रही। उसके बाद ठीक से पसर कर बैठ जाने के बाद मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सहसा सामने बैठी महिला के चेहरे पर मेरी दृष्टि अटक गई। शायद 30-32 साल बाद उसे देख रही थी, फिर भी चेहरे की एक एक रेखा पहचान में आ रही थी। बड़ी देर बाद उसका ध्यान गया। मुझे यूं एकटक घूरते हुए देखकर वो अस्त व्यस्त हो उठी। तभी मैंने पूछ लिया, तुम, मेरा मतलब है आप रमा दुबे हैं ना? वो देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। मैं सुमन हूँ, सुमन मिश्रा। क्या? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और दूसरे एक क्षण उठकर उसने मुझे बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वापस अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, सच सुमन, तुम बताती नहीं तो मैं पहचान भी नहीं पाती। ये क्या हो गया है तुम्हें? खैर, मुझे खुशी थी कि उसने मुझे पहचान लिया था, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैंने कनखियों से देख लिया था कि अपनी पुस्तक से सिर उठाकर विनीता इधर ही देख रही थी और उसकी आंखों में नापसंदगी साफ झलक रही थी। ये मेरी बेटी विनीता है, बिन्नी। ये तुम्हारी रमा मौसी हैं। पता है, हम लोग पहली कक्षा से 11वीं तक साथ साथ पढ़े हैं। इससे पहले कि विनीता उससे नमस्ते करती, रमा ने उसे अंक में भर लिया। उसका माथा चूमते हुए बोली, सुमन, तेरी बिटिया तो बड़ी प्यारी है। क्या पढ़ती हो बेटे? जी, BCom फाइनल कर रही हूँ। आगे क्या इरादा है? इरादा? विनीता हंस दी। उस हंसी में व्यंग्य की छाप स्पष्ट थी। हम लोगों के इरादों से क्या बनता है मौसी? ये पूछिए कि घर के बड़ों का क्या इरादा है। अरे, ये तो CA बनना चाहती है। मैंने बात को संभालते हुए कहा, पर तुम ही बताओ, ये कोई आसान काम है? पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। फिर लड़कियों की उम्र तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 हैं और चारों लड़कियां ही हैं, मैंने बुझी सी आवाज़ में कहा। अरे, तो क्या हुआ? आजकल तो लड़का और लड़की सब बराबर हैं। ये बड़ी है सबसे? नहीं, बड़ी अनीता है, उसकी शादी हो गई है। नंबर 2 ये विनीता है, इससे छोटी कल्याणी 12वीं में है और भारती 10वीं में। कल्याणी और भारती अच्छे नाम हैं, पर उन लोगों के नाम भी इनकी तरह जोड़ी से रखती ना, अच्छा लगता है। बात यह है मौसी कि दादी को डर हो गया कि इसी तरह तुक मिलाते रहे तो दुनिया भर की अमिता, नमिता, सुनीता, पुनीता, सविता, कविता घर में दाखिल हो जाएंगी। इसीलिए ये टोटका किया गया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। भरत कुमार को नहीं आना था, सो नहीं ही आए।
उसके स्वर की कड़वाहट मुझे भीतर तक कचोट गई। रमा भी कुछ अनमयस्क हो उठी। इसलिए मैंने वातावरण को सहज बनाने के लिए पूछा, तुम अपनी भी तो सुनाओ। सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, ले देकर बस एक ही तो लड़का है। उसके स्वर में हल्का सा उदासी का पुट था, पर वो मुझे ओढ़ा हुआ लगा। शायद वो मुझे हीन बोध से उबारना चाहती थी। पढ़ता है? नहीं, 2 साल पहले BE कर लिया है, अब घर का बिजनेस ही देखता है। फिर बड़ी देर तक मुझसे कोई बात ही नहीं करते बनी। वातावरण एकदम बोझिल हो गया था। सहेली से बरसों बाद मिलने की खुशी हवा हो गई थी। हम दोनों की परिस्थितियों में जो अंतर था वो इतना स्पष्ट था कि आंखों में चुभ रहा था। उसका सामान उसके अभिजात्य का परिचय दे रहा था। कपड़ों से संपन्नता टपक रही थी। उसके चेहरे से संतोष छलक पड़ रहा था। वो एक तृप्त और सुखी दाम्पत्य जी रही थी, ये स्पष्ट था। उसके सामने मैं नहीं, मुझे तो तुलना करते भी डर लग रहा था। चल जरा बाथरूम हो आए, उसने स्कूल के दिनों की सी बेतकल्लुफ़ी के साथ कहा। गलियारे में आते ही बोली, सुमन एक बात है, मैं बिटिया के सामने नहीं कहना चाहती थी, पर सच बताओ, लड़कियों के जन्म पर ना तो उनका वश होता है ना अपना, फिर उन्हें बार बार कोंचा क्यों जाता है? क्यों उनके साथ अनचाहे मेहमान सा बर्ताव किया जाता है? ये बातें बच्चों के मन में गहरा घाव कर जाती हैं। तुम्हारी बिटिया की बातों से लगा कि घर में, हाँ, जब तक इन लोगों की दादी जीवित रहीं बराबर इन्हें कोसती रहीं, इन्हें भी और साथ में मुझे भी। वैसे इस समय विनीता का जो मूड उखड़ा हुआ है उसका कारण दूसरा है। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लिए जा रही हूँ। कहाँ? रायपुर, भतीजी की शादी में जा रही हूँ। भैया ने लिखा था, नेहा का ममेरा देवर भी शादी के लायक है, अच्छा लड़का है, इसी बहाने विनीता को देख लेगा, बात जम गई तो ठीक ही है। तब तो उसका नाराज़ होना बिल्कुल ठीक है। लड़कियों के इस तरह के प्रदर्शन के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने बड़ी देर से मन में घुमड़ता हुआ गुबार निकालते हुए कहा, लड़की नहीं है ना, इसलिए इतनी बात कर रही हो। तुम क्या सोचती हो? ये सब मुझे अच्छा लगता है, पर तुम ही बताओ और उपाय क्या है? हर ऐरे गहरे के सामने चाय की ट्रे लेकर जाने से तो यही तरीका अच्छा है। बात फिर वहीं समाप्त हो गई। सफ़र में मुझे वैसे ही नींद कम आती है। उस रात तो जरा भी आँख नहीं लगी। रमा का ताजे गुलाब सा खिला चेहरा बार बार मुंह चिढ़ाता रहा। लगता था बीच के इतने सारे साल उसे अनछुए ही निकल गए हैं। समय ने कहीं भी अपनी पगछाप नहीं छोड़ी है उस पर। और मैं भीतर बाहर से एक राख का ढेर हो गई हूँ। लाख कुरेदने पर भी उसमें से कोई चिंगारी नहीं निकलेगी। रमा मुझे पहचान नहीं पाई थी तो उसमें क्या आश्चर्य है। कभी कभी दर्पण में मुझे ही अपना प्रतिबिंब भी अनचीन्हा सा लगता है। रात के पिछले पहर में पल भर को पलक झपकी ही गई थी शायद। रात भर जिसके विचारों में खोई हुई थी, मुंह अंधेरे उसी ने मुझे जगाया। नागपुर आ गया था। उसका लड़का स्टेशन पर लेने आ गया था। माँ के इशारा करते ही उसने आगे बढ़कर मेरे पैर छू लिए। गदगद हुआ ही मैं एकटक उसे देखती ही रह गई। रमा का बेटा था, वैसा ही सौम्य, शालीन, सुसंस्कृत, सुदर्शन। किसी भी कुंवारी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता था वो। ऊपर वाली बर्थ पर मज़े में सोती हुई विनीता को जगाने का मन था कि मौसी को नमस्ते कर लेती, पर मैंने बरबस अपने को रोक लिया। एक बार प्रशांत को देख लेगी तो फिर क्या वो नेहा का देवर उसकी आंखों में चढ़ पाएगा? मेरे इस असमंजस से बेखबर रमा बार बार मुझे नागपुर आने का निमंत्रण देती हुई उतर गई। थोड़ी ही देर में माँ बेटे आंखों से ओझल हो गए, पर मैं वहाँ खिड़की से लगी बैठी रही। भैया क्या शादी ठीक ही रही, पर नेहा का वो सुप्रसिद्ध देवर छुट्टी न मिलने के कारण शादी में नहीं आ पाया। मुझे लगा कि अब विनीता मुझे खा ही जाएगी, पर उल्टे वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मन पर से एक बोझ हट जाने के कारण वो कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा ले रही थी और सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। दूल्हे के कुछ दोस्त उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। उनमें से एकाध के लिए तो भैया ने मुझसे बात भी की। लौटते समय भैया ने टिकट तो सीधे भोपाल का ही लेकर दिया था, पर पता नहीं क्या सोचकर मैं नागपुर में ही उतर पड़ी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने स्मार्टनेस का परिचय दिया और उसके बताए हुए पते पर सही सलामत पहुंच गई। विनीता पूरे रास्ते भर भुनभुनाती रही। एक बारगी मुझे भी डर लगा कि मैं रमा के औपचारिक निमंत्रण का नाजायज़ लाभ तो नहीं उठा रही हूँ, पर वहाँ पहुँचकर सारी आशंकाएँ दूर हो गईं। उन लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया।
पता चला कि वो लोग रहा ही देख रहे थे। रमा के बेटे से तो मिल ही चुकी थी। उसके पति भी बड़े जिंदादिल, हंसमुख और मिलनसार साबित हुए। विनीता तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि पापा लोग ऐसे भी होते हैं। बेचारी लड़की, उसने तो हमेशा पापा का सूजा हुआ चेहरा ही देखा है, दिन भर उनकी झिड़कियाँ ही खाई हैं। उनके आते ही घर में कैसा सन्नाटा सा खिंच जाता है। और यहाँ प्रशांत के पापा की उपस्थिति ही घर के माहौल को उत्सव में बदल देती थी। कुल मिलाकर 24 घंटे ही थे हमारे पास, पर रमा ने खूब खातिरदारी की। सारा शहर घुमा दिया। हम लोगों ने पिक्चर भी देखी, चाट और आइसक्रीम भी खाई। बरसों बाद मैंने जैसे खुली हवा में सांस ली। मुझे खुशी थी कि विनीता भी एंजॉय कर रही है। मैं तो खाली हाथ ही पहुँच गई थी, पर रमा ने हमें उपहारों से लाद दिया। मैं तो संकोच से गड़ ही गई, पर अब क्या हो सकता था। विनीता का चेहरा भी इतना सा निकल आया। गाड़ी में चढ़ते ही वो मुझ पर बरस पड़ेगी, ये निश्चित था। रमा बेटे के साथ मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। सामान लेकर विनीता और प्रशांत तेज तेज कदमों से आगे निकल गए। हम लोग अपनी मंथर गति से पीछे चल रहे थे कि रमा ने पूछा, सुमन, अब कितने साल बाद मिलने का इरादा है? क्यों, बेटे की शादी पर नहीं बुलाओगी क्या? मेरी साड़ी हड़प करने की सोच रही हो? उसने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया। सुमन, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, पर अपने इकलौते बेटे के लिए किसी अनजान परिवार की लड़की लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरा तो आगे की सोच सोचकर दिल घबराने लगता है। फिर एकाएक उसका स्वर तरल हो आया। सुमन, तुम तो मेरी अपनी हो, क्या तुम विनीता को मुझे दे सकोगी? सच कहती हूँ, पलकों पर रखूँगी उसे। हाँ, अगर तुम्हें प्रशांत पसंद ना हो तो बात दूसरी है। मैं तो निहाल हो गई। खुशी के मारे बड़ी देर तक मेरे मुंह से बोल ही नहीं फूटा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ये वैभव, ये लाड़ दुलार, ऐसे देवता स्वरूप लोग, क्या सचमुच विनीता इतनी भाग्यवान है, या मैं सपना देख रही हूँ? पर भावनाओं के उस ज्वार में भी मैं यथार्थ की ज़मीन पर पैर टिकाए खड़ी रही। मैंने गंभीर स्वर में कहा, रमा, तुम्हारे बेटे में जो खोट निकालेगा वो महामूर्ख होगा। पर बहन, वो तुम्हारा इकलौता लड़का है। तुम्हारे 100 अरमान होंगे और हम लोग इस लायक। सुमन, उसने मेरी बात काट कर कहा, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी बिटिया मांग रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। और मैं समझ रही थी कि ऐसा सिर्फ उपन्यासों में या सिनेमा में होता है। मेरे अपने जीवन में ये सुखद आश्चर्य घटेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। खुशी के मारे इतना उमग रही थी मैं कि गाड़ी चलते ही बिन्नी को सब कुछ बता दिया। सोचा था कि वो शर्म से लाल हो उठेगी, उसका चेहरा खुशी से खिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे उसका माथा सलवटों से भर गया। कसैले स्वर में बोली, इतना खुश क्यों हो रही हो मम्मी? लोगों की सहानुभूति क्या तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? सहानुभूति? और क्या, 4 लड़कियां हैं ना तुम्हारी। लोगों को दया आ जाती है, वे तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहते हैं। दीदी को बुआ ने पार लगा दिया, अब तुम्हारी ये सहेली मुझे ताड़ना चाहती हैं। क्या पागलों किसी बातें करती हो? दया करके कोई किसी को अपने घर की बहू नहीं बनाता। मेरी तो लड़कियां ही लाखों में एक हैं, इसीलिए तो हर कोई मांग लेता है। खैर, अब इन बातों को रहने दो। ये बताओ, प्रशांत तुम्हें कैसा लगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। लड़कियां क्या हर बात खोलकर कह पाती हैं? उस रात भी मैं सो नहीं सकी, बस बिन्नी के लिए सपने ही बुनती रही। सच, ईश्वर ने एक ही कृपा की है, लड़कियों को रूप देते समय कृपणता नहीं बढ़ती है। मेरी माँ तो कहती भी हैं, 4 लड़कियां हैं तो क्या हुआ, सोने की सी मूर्तियां हैं सबकी सब, कोई भी हंसते हुए ब्याह कर ले जाएगा। घर पहुँचते मैंने बच्चों के पापा को एक खुशखबरी दी, जैसा कि मैं जानती थी कि वे सुनकर भी अनसुना कर गए। मेरी किसी भी बात का उनके निकट यही महत्व था। आज तक उन्होंने ना कभी मेरी राय को अहमियत दी, ना मेरी पसंद की परवाह ही की। पर जब शाम को मैं ही वही चर्चा ले बैठी तो एकदम भड़क गए। ये क्या उलझुल बकती रहती हो? किसी ने मजाक में कुछ कह दिया होगा और बस आप आसमान में उड़ने लगीं। मजाक में नहीं, उसने सीरियसली कहा था। कहा होगा, पर अपनी हैसियत भी तो देखा करो। उन्हें सिवाय लड़की के और कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। बोले, पहले सभी ऐसा कहते हैं, बाद में फिर उनके पर निकल आते हैं। एक बार भुगत तो चुकी हो, फिर वही राग अलाप रही हो। ये गलत नहीं कह रहे थे, अनीता के वक्त यही तो हुआ था।
सुषमा मतलब मेरी ननद ने बड़े अधिकार से उसे अपने जेठ के लड़के के लिए मांग लिया था। बार बार कहती, हमारा तो पूरा परिवार उस पर लट्टू हो गया है, अब तो तुम 3 कपड़ों में विदा कर दोगी तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारे यहाँ दान दहेज का किसी को लालच नहीं है, बस शादी अच्छे से कर देना। वही सुषमा तब से अब तक भुनभुना रही है कि आपने तो मेरी नाक ही कटा दी, ससुराल में मेरा सिर नीचा कर दिया। मैंने तो सोचा था कि अपनी अनु को अच्छा घर वर मिल जाएगा, ज़िंदगी भर सुख से रहेगी, इसीलिए आगे बढ़कर बात चलाई थी। पर क्या पता था कि मेरी इस तरह हंसी उड़ेगी। 2 खाने भी आप ढंग के ना दे सके। स्कूटर की तो खैर बात छोड़िए, पर टीवी और फ्रिज तो आजकल गरीब से गरीब आदमी भी दे देता है, उसके लिए ससुराल वालों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता। खैर वो भी जाने दें, पर कम से कम साड़ियाँ तो कायदे की दी होती। जिज्जी ने तो छुई भी नहीं। इतने अरमान थे बेचारों के, सब धरे के धरे रह गए। इतना सब तो सुषमा हमें ही सुनाती रहती है। वहाँ अनीता को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता होगा। उसकी अपनी सास तो है ही, ऊपर से बुआ भी घर में सास के रूप में मौजूद है। पर अनु बहुत ही सहनशील है, कभी उसने हमारे कानों में भनक तक नहीं पड़ने दी। कभी कुछ पूछती भी हूँ तो हंसकर टाल देती है, पर उसकी वो हंसी भी मुझे उदास कर देती है। वैसे सुषमा और रमा को एक पलड़े में नहीं रखा जा सकता, पर शादी के मामले में क्या कहा जा सकता है। लड़के वालों के तेवर वैसे ही चढ़े हुए होते हैं। फिर रमा का तो इकलौता बेटा है, उसकी नाक तो और भी ऊंची होगी। दोस्ती का लिहाज वो कितना कर पाएगी। 2-4 दिन बाद विनीता अचानक पूछ बैठी, तो फिर मम्मी हमारे पिताश्री का क्या विचार है? किस विषय में? वही नागपुर वालों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी शादी को लेकर उसकी इतनी उत्सुकता, इतना खुलापन देखकर मन खराब हो गया। मैंने रुखाई से जवाब दिया, विचार क्या होंगे? कह रहे थे बहुत बड़ी पार्टी है, अपनी नहीं निभेगी। मुझे मालूम था। क्या? यही कि पापा यही कहेंगे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़कियों को सुख की थोड़ी सी छाँव नसीब हो। क्या बकती है? ठीक ही तो कह रही हूँ। खुद तो कहीं जाएंगे नहीं, भुट्टे की तरह अकड़े रहेंगे। एक अच्छा रिश्ता घर चलकर आया है तो वो भी उन्हें गवारा नहीं है। जिंदगी में सिवाय नकार के उन्होंने और कुछ दिया है हमें? मैं उसे डपटने वाली थी, पर देखा आखिरी बात कहते कहते उसका गला और आँखें दोनों भर आई हैं। मेरा भी मन पसीज गया। लड़की ठीक ही तो कह रही है, इतना अच्छा घर वर क्या हम ढूंढ कर भी पा सकते थे? फिर जब खुद उन लोगों ने बात चलाई है तो हमें ऐतराज़ क्यों है? मेरी लड़कियां क्या ज़िंदगी भर अभाव में इकट्ठती रहेंगी? फिर मैंने भी अपना मन पक्का कर लिया। जीवन में पहली बार उन्हें अपने अधिकारों का एहसास दिलाते हुए मैं जिद पर अड़ गई। उनके हर तर्क के सामने मैं दीवार बनकर खड़ी हो गई। आखिर उन्हें हार माननी ही पड़ी। फिर मैंने उन्हें ठेल ठाल कर ज़बरदस्ती नागपुर भेजा और सारी बातें तय करके ही दम लिया। उन लोगों की कुछ भी मांग नहीं थी, पर हमारे मन में अभी पिछला अनुभव ताज़ा था। हमने अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही खर्च करके अच्छी शादी की। शादी के बाद जब समधी जी का धन्यवाद भरा पत्र आया तो हमें लगा कि हमारा श्रम सार्थक हो गया है। मुझे खुशी थी कि अपने इकलौते बेटे की शादी में उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। चिट्ठी एक रमा ने भी लिखी थी। लिखा था, सुमन तुमने तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना लिया है। मेरे आंगन को गुलजार कर दिया है, मेरे घर को रौनक से भर दिया है, और बिना जाने क्या क्या। मैं मोहल्ले भर में वो चिट्ठी दिखाती फिरी। लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। ऐसी सास तो किसी ने न देखी थी न सुनी थी। कुछ जलन के मारों ने यह भी कहा कि ये तो पहली चिट्ठी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सच है कि वैसी चिट्ठी दोबारा नहीं आई, पर विनीता जब भी आई बड़ी खुश खुश लगी। माँ बाप को और क्या चाहिए। और अब कल उसकी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। उसके पिछले पत्र में सालगिरह की तैयारियों का बड़ा विस्तृत वर्णन था। इस मौके पर उसने कल्याणी और भारती को भेजने के लिए लिखा था, पर बाद में प्रशांत का इतना मिन्नत भरा पत्र आया कि मुझे ही प्रोग्राम बनाना पड़ा। ये तो राजी ही नहीं हो रहे थे। बोले, बच्चों के निमंत्रण पर समधियाने में जाना ठीक नहीं है, 500 रुपये भेज दो और छुट्टी करो। पर मैं नहीं मानी। कह दिया कि मैं समधियाने नहीं जा रही हूँ, अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। पर जाने का सरंजाम करते करते मेरे पसीने छूट गए। न जाती तो 500 रुपये भेजने से काम चल जाता, पर अब चारों के लिए कपड़ा लेते हुए 1500 का चूना लग गया। कल्याणी और भारती को तो फिर ड्रॉप ही करना पड़ा। आजकल किराया भी तो कितना बढ़ गया है। फिर कहीं जाना हो तो पहले बच्चों को ढंग के कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। बेचारी इतना सा मुँह लेकर रह गई।
गाड़ी नागपुर अल सुबह ही पहुंचती है। मैं डर रही थी पता नहीं तार पहुंचा भी है या नहीं, पर चलती गाड़ी से ही मुझे प्रशांत नज़र आ गया और मैंने राहत की सांस ली। गाड़ी रुकते ही वो दौड़कर कंपार्टमेंट में चढ़ा, मेरे पैर छुए और सामान उठा लिया। मुझे अपनी पिछली यात्रा याद हुआ आई। उस समय सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस रिश्ते से भी प्रणाम करेगा। विनीता नहीं आई? स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने पूछ ही लिया। हालांकि मुझे खुद समझ लेना चाहिए था कि बहुओं को इतनी सुबह घर से निकलना संभव नहीं होता। यहाँ समय पर पहुँचना था ना। डिक्की में सामान रखते हुए उसने कहा, स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आता तो आप घबरा जाती, इसलिए उसे जगाने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे बुरा तो लगा, क्या मेरे लिए एक दिन बिन्नी अपनी नींद खराब नहीं कर सकती थी? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि वो खुद प्रशांत को जगाती। मौसी, गाड़ी स्टार्ट करते हुए प्रशांत ने कहा, विनीता को ये मत बताइएगा कि मैंने भी आपको चिट्ठी लिखी थी। क्यों? उसका ईगो जरा जरा सी बात पर हर्ट होता है ना। सोचे कि आप मेरे ही निमंत्रण पर आई हैं। मैं तो सचमुच प्रशांत के निमंत्रण पर ही आई थी। विनीता ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। पर उससे ये सब कैसे कहती? मैंने कहा, पता नहीं ये ईगो फीगो क्या होता है। इस लड़की के मारे तो नाक में दम है। क्या अब भी वो ये सब बचपना करती है? प्रशांत के मम्मी पापा ड्राइंग रूम में ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे लगा था रमा मुझे देखते ही बाहों में भर लेगी, पर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर बस इतना कहा, कैसी हो सुमन? सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप अकेली ही आई हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ, समधी जी ने कहा। पर मुझे ये टिप्पणी मात्र औपचारिक लगी। पहले वाली गर्मजोशी का कहीं पता नहीं था। इस ठंडे स्वागत से एक धक्का सा लगा। इस कटु सत्य को स्वीकार करना पड़ा कि अब रिश्ते बदल गए हैं। इस समय मेरी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान से अधिक नहीं है। इनकी बात याद करके पछतावा भी हुआ, पर अब क्या हो सकता था। प्रशांत, विनीता को बुलाओ बेटे, रमा ने कहा। आ गई विनीता जी, उनकी तो आधी रात हो रही होगी। रात भर वीसीआर देखेंगी, फिर दिन चढ़े तक सोती रहेंगी। भीतर से खरखराती आवाज़ उभरी। रमा लपक कर भीतर गई। अम्मा, सुमन आई है, विनीता की मम्मी। पर तब तक वे अपनी बात कह चुकी थीं और उनकी बात वो मुझे काफ़ी कुछ बता गई। तभी विनीता आ गई और मम्मी कहकर मुझसे लिपट गई। मुझसे मिलने की ललक में वो रात के कपड़ों में दौड़ी चली आई थी। उसका खिलखिलाता चेहरा और भरा भरा शरीर देखकर मन की सारी कड़वाहट दूर हो गई। नहाने धोने से निवृत्त होकर मैंने अपना पिटारा खोला। 5 तरह की मिठाइयाँ थीं। इसके अलावा प्रशांत के लिए लहसुन वाले सेव, विनीता के लिए खट्टा मीठा मिक्सचर और रमा के लिए मीठी सुपारी के पैकेट्स भी थे। इस सामान को किचन में भिजवा कर मैंने सूटकेस खोला। मेरी तो बस 1-2 साड़ियाँ थीं उसमें, बाकी सब तो देने का ही सामान था। रमा के लिए महेश्वरी साड़ी, विनीता के लिए चंदेरी साड़ी, समधी जी के लिए कोसा का कुर्ता, प्रशांत के लिए गर्म सूट का कपड़ा। इसके अलावा एक पुलोवर भी था जो कल्याणी ने अपने जीजा जी के लिए बुना था। 1-2 साड़ियाँ मैं वैसे ही रख कर ले आई थी। रमा की माँ को देखकर लगा कि मैंने अक्लमंदी का काम किया था। एक साड़ी उनकी गोद में रखकर मैंने पाँव छू लिए तो वो अस्त व्यस्त हो उठीं। अरे रे, अब क्या मैं बेटियों से भी साड़ियाँ लूँगी? अरे मैं बेटी कहाँ रही ताई जी, अब तो रिश्ता बदल गया है ना। मुझे लगा जवाब में वे कुछ अच्छी सी बात कहेंगी, पर वे मुंह बनाकर रह गईं। साड़ी भी उन्होंने निर्लिप्त भाव से उठाकर परे रख दी। मन बुझ सा गया। शायद इसीलिए रमा ने अपनी साड़ी खोलकर उस पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे महेश्वरी साड़ी ही चाहिए थी? पता है, यहाँ इतना घूमी पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला। बहुत ही प्यारा रंग है, शाम को मैं यही पहनूंगी। विनीता, तुम भी मम्मी वाली साड़ी पहनना। मैं संकोच से भर उठी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। ये कोई फंक्शन में पहनने लायक साड़ियाँ थोड़ी ही हैं। मैंने तो बस रस्म अदायगी की है। तो तुम भी फंक्शन के लायक ले आती ना। पता है मम्मी जी ने मेरे लिए बनारसी खरीदी है। मम्मी जी तो कुछ भी खरीद सकती हैं, उनकी इकलौती बहू जो है, पर मैं 4 लड़कियों की माँ हर मौके पर बनारसी कैसे दे सकती थी? पर विनीता से तो ये सब कहा नहीं जा सकता था। सो मैंने कहा, बनारसी भी लाऊंगी, तुझे बेटा होगा ना तो बनारसी ही लेकर आऊँगी। वो एकदम फट पड़ी। अब मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर तो नहीं दे सकती कि लड़का ही होगा, और लड़की होगी तो क्या जनता साड़ी पहनाओगी मम्मी? और लोग कहें तो ठीक है, पर कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो। सब अवाक। बड़ी देर बाद मैंने कहना चाहा, बिन्नी ये क्या पागलपन है? पर तब तक वो पैर पटकते हुए कमरे से जा चुकी थी। एक सन्नाटा सा खिंच गया था। मुझे तो सिर उठाते भी शर्म आ रही थी। जब देखो ऐसे ही चढ़ बैठती है।
ताई जी भुनभुना रही थीं। अब तो नई नवेलियों से मजाक करना भी गुनाह हो गया है। अब एक रिवाज सा है कि लोग लड़के को ही आशीर्वाद देते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? रमा ने थके से स्वर में कहा। और वो खुद भी जानती है कि इस घर में लड़की का भी उतना ही स्वागत होगा, फिर भी पता नहीं क्यों उखड़ जाती है। अरे कुछ हो भी तो पहले, बेकार में लट्ठम लट्ठा, ताई जी का भुनभुनाना जारी था। दरअसल वो खौफ खाई हुई है, मैंने अनुनय सा करते हुए कहा। अनीता के जब पहली बेटी हुई तो उसके ससुराल में कोहराम मच गया था। सब कहने लगे कि इसकी माँ के भी लड़कियाँ ही पैदा हुई हैं, पता नहीं इसकी कोख से भी लड़का हो ना हो। दूसरी बार पूरे 9 महीने तक वो सांसत में रही, सूख कर कांटा हो गई थी। सोनोग्राफी वगैरह सब करवा लिया था, पर उसे चैन नहीं था। सास बार बार सुनाकर कहती, भाई अब तो वो ज़माना रहा नहीं कि लड़के की आस में 4-4, 5-5 लड़कियां किए जा रहे हैं, अब तो 2 ही में फैसला हो जाता है। सच कहती हूँ, जब बेटा होने की खबर आई थी तो उन लोगों से ज़्यादा खुशी हमें हुई थी, क्योंकि उनके यहाँ तो पोता हुआ था, पर हमारी बिटिया का तो पुनर्जन्म हुआ था। इतनी लंबी चौड़ी सफाई देने के बाद मैंने बड़ी आशा से इन दोनों की ओर देखा। ताई जी तो उदासीन भाव से मटर छीलती रहीं। रमा ने कहा, लेकिन सुमन, उन लोगों में और हम में क्या जरा भी फ़र्क नहीं है? साल भर में उसे कम से कम इतना तो पता चल ही गया होगा। क्या कहती मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई। सोचा था बिन्नी को दोपहर में ज़रा समझाऊंगी, पर समय ही नहीं मिला। एक तो वो घर में ही नहीं थी, दूसरे मुझे थोड़ा रमा का भी हाथ बटाना पड़ा। शाम को पार्टी थी, पर सालगिरह की खुशी में उसने सुबह ही त्योहारों का सा सरंजाम किया था। दोपहर को 1 बजे तक बच्चों की प्रतीक्षा के बाद रमा ने कहा, सुमन हम लोग खाना खा लें तो कैसा रहे? इन लोगों की शॉपिंग तो लगता है आज ख़त्म ही नहीं होगी। क्या पता वो पार्लर भी गई हो। अभी खा लेंगे तो 2 घंटे बीच में आराम के लिए मिल जाएंगे। देर सवेर का खाना अम्मा को भी सूट नहीं करता है। लिहाजा 3 किश्तों में खाना हुआ। ताई जी को रसोई में पटरे पर बिठा के खिलाया गया। हम तीनों मेज़ पर बैठे। बच्चे तो शायद 2-2:30 बजे लौटे थे। इतना अच्छा खाना था, पर सब बेमज़ा हो गया। खाने के मेज़ पर चलने वाली वो चोहलबाजी, वे फ़िक्रे, वे हंसी के फव्वारे, सब नदारद थे। मन उदास हो गया। गाड़ी बंगला तो खैर ठीक ही है, पर मुझे सबसे ज़्यादा मोहित किया था इस घर के वातावरण ने। सोचा था लड़की यहाँ ज़रा खुलकर हंस सकेगी, पर लगता था ससुरालें सब एक सी ही होती हैं। शाम को भव्य आयोजन हुआ। शादी के रिसेप्शन में हम लोग आए थे, बस उसी की याद हो आई। बिन्नी ने सास की दी हुई नारंगी बनारसी पहनी थी, जिसमें उसका रंग और भी निखर आया था। उसने बाल नए ढंग से सेट किए थे, जिसके कारण उसका चेहरा बड़ा मासूम लग रहा था उसे मेरी ही नज़र लग जाएगी। विनीता जब भोपाल आती तो बताती थी कि उसकी सास जब तब उसकी नज़र उतारा करती हैं। मैं उसी की प्रतीक्षा करती रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब समेटने के बाद रमा सोने चली गई। पराए घर में अपनी ही बेटी की नज़र उतारना बड़ा अशोभन सा लगा। मैं भी बिस्तर पर जाकर पड़ रही, पर यह बात चुभी तो ज़रूर। लगा कि ममता का उज्ज्वार शायद अब उतर गया है, पर इतनी जल्दी? सफ़र की थकी हुई थी मैं। बिस्तर पर लेटते ही आँख लग गई। आधी रात के करीब नींद खुली तो देखा बगल वाले पलंग पर ताई जी लेटी हैं। मुझे पिछली यात्रा याद हो आई। तब भी मैं इसी कमरे में सोई थी, मैं और विनीता। मेरे लाख मना करने के बावजूद रमा ने अपना बिस्तर भी यहीं लगवा लिया था। शादी वाले घर से आई थी मैं, पूरी 4 रातों की जगी हुई थी, पर रात भर हम लोग बातें करते रहे थे। एक पल को भी हमारी आँख नहीं झपकी। रात खत्म हो गई, पर बातें खत्म नहीं हुई थीं। सुबह उसके पति ने कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी थी, मैडम 5:30 बज रहे हैं, अगर आप चाय बना दें तो मैं अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। आज तो रमा झांकने भी नहीं आई, या क्या पता आई हो और मुझे सोता देखकर चली गई हो, या कि अब बात करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा हो। जो भी हो, पर उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। सुबह फिर मैं अंधेरे ही उठ गई। बाथरूम में गीज़र तो था ही। इकट्ठे नहा धोकर ही बाहर निकली। देखा ताई जी जाग गई हैं। पाएँ लागूं ताई जी? जीती रहो, बड़ी जल्दी उठाई। रोज़ की आदत है ना, 6 बजे के बाद तो बिस्तर पे लेटा ही नहीं जाता। अच्छी आदत है। वे शायद और भी कुछ कहने को थीं, पर चुप हो गईं। घर में एकदम सन्नाटा है, लगता है सब सो रहे हैं। कल रात देर भी तो हो गई थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे जागना होता है वो जाग ही जाता है। ताई जी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मुझे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की से झाँक कर देखा, प्रशांत था। कुछ ही क्षणों में उसकी गाड़ी गेट पार कर आंखों से ओझल हो गई।
प्रशांत आज बड़ी जल्दी निकल गया। उसका रोज़ का टाइम है, फैक्ट्री दूर है ना, 8 बजे से पहले पहुंच जाना होता है। आजकल तो वही सब देख रहा है ना, जमाई जी तो आराम से 10 बजे तक पहुंचते हैं। इतनी जल्दी चाय नाश्ता सब बन जाता है? नाश्ता कौन बना कर देगा, चाय तक तो बेचारा खुद बना कर पीता है। खुद बनाकर क्यों? क्योंकि बीबी से कहने की हिम्मत नहीं है और अब माँ से कहते हुए शर्म आती है। इसीलिए कमरे में बिजली की सिगड़ी लगा रखी है, वहीं बनाकर पीता है। नाश्ता बाद में रमा बनाकर जमाई जी के हाथ भेजती है। उनके स्वर में तलखी थी। माफ़ करना सुमन, पर सच बताओ, अगर एक कप चाय का भी आसरा ना हो तो शादी करने से फ़ायदा? क्या कहती मैं, चुप रहना ही श्रेयस्कर था। बड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी? 4। पता नहीं क्यों आजकल लड़कियों की संख्या बताते मेरा स्वर अपराधी हो जाता है। कोई बात नहीं, वो जो जितनी भी हैं सब अपना भाग्य लेकर आई हैं, पर बेटे ये सब पराई अमानत हैं। इन्हें बड़े जतन के साथ सहेजना होता है, संवारना होता है। लड़का तो अच्छा बुरा जैसा भी होगा घर में ही रहेगा, पर ये जो जहाँ जाएंगी तुम्हारा नाम साथ लेकर जाएंगी। इस सीधी चोट से मैं तिलमिला उठी, पर वे बड़ी थीं, फिर प्रशांत की नानी थीं, इसीलिए विनम्र भाव से कहा, मुझे मालूम है ताई जी, विनीता में अभी बहुत बचपना है, पर आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो अधिकार है, जहाँ भी गलती करे फ़ौरन उसे डांट दीजिए, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। राम भजो, क्या बात करती हो, भला मैं उसे डांटूंगी और वो सुन लेगी? मजाल है जो किसी के एक बात भी गले से उतार ले, उसके पास हर बात का जवाब मौजूद है। दरअसल बात यह है ताई जी कि हमारे घर में उसकी दादी का बड़ा आतंक रहा है। सभी उनसे थर-थर काँपते थे। बड़ी बेटी तो मेरी एकदम गऊ है, छोटी तो उस समय और भी छोटी थी। ये थी जो तनकर सामने खड़ी हो जाती थी, मेरी ढाल बन जाती थी वो, इसी से ज़रा मुँह फट हो गई है। पर यकीन मानिए वो मन से एकदम साफ़ है। तुम्हारे घर में चाहे जो कुछ होता रहा हो सुमन, पर उसकी सज़ा ये लोग क्यों भुगते हैं? तुमने इधर रमा को ध्यान से देखा है? कैसा दमकता हुआ चेहरा था और अब कैसा निकल आया है। अभी भाई दूज पर उसका भाई आया था तो देखकर दंग रह गया। जाते ही उसने मुझे यहाँ भेजा। अरे कोई तो हो जिससे बेचारी अपने दुख सुख की कह सके। बेचारी मन ही मन घुलती रहती है, कुछ कहने जाती है तो बाप बेटे दोनों भुड़क देते हैं कि तुम ही ढूंढ कर लाई थी, तुम ही भुगतो। बात अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, इसीलिए मैंने उस अध्याय को समाप्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं जाने से पहले उसे समझा दूंगी। ज़रूर समझा देना, इसीलिए तो मैंने प्रशांत से कहकर तुम्हें चिट्ठी लिखवाई थी, शायद तुम्हारी बात ही कुछ असर कर जाए। उससे कहो कि घड़ी दो घड़ी सास के पास बैठ लिया करे। वो तुम्हारे आगे पीछे डोलती है तो उसका भी मन करता है कि कोई उसका हालचाल पूछे, उसके काम में हाथ बटाए। अरे उसके ससुर तो बहू के हाथ की रसोई के लिए ही तरस गए हैं। बनाना तो दूर, उनके लिए रुकना भी पड़े तो वो हाय तौबा मचाने लगती है। मजबूरन रमा फिर दोनों को खिला देती है। प्रशांत के तो गले से कौर भी नहीं उतरता, बचपन से ही पापा के साथ खाता रहा है, पर क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद वहाँ बैठना मेरे लिए दुश्वार हो गया है। स्लीपर सरका कर मैं बाहर निकल आई। किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, शायद रमा थी। उसने मुझे देखते ही आवाज़ दी, चाय तैयार है सुमन, ब्रश करके जल्दी से आ जाओ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सीधे विनीता के कमरे की राह ली। आज तो इस लड़की को ठीक करना ही है। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। कमरे के सामने जाकर क्षण भर को मेरे पांव ठिठक गए। क्या इतनी सुबह बिटिया के बेडरूम में जाना ठीक है? लेकिन अगले ही पल सारे संकोच को ठेल कर मैं भीतर पहुंच गई। खिड़की से छनकर आती रोशनी में मैंने देखा महारानी बेसुध होकर सो रही हैं। सोने का स्टाइल वही पुराना, रजाई सिर के ऊपर तक लपेट लेंगी, पैर भले ही खुले रह जाएं। पता नहीं कितनी बार तो इस बात के लिए डांट खाई होगी। बिन्नी, ओ बिन्नी, उठो तो। मैंने मसहरी के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी। क्या है? 4-5 आवाज़ों के बाद वो कुनमुनाई और फिर करवट बदल कर लेट गई। अब की बार मैंने सख्ती से काम लिया। मसहरी में हाथ डालकर रजाई ही खींच ली। बिन्नी उठो तो, देखो कितना दिन चढ़ाया है। अब की बार उसकी तंद्रा टूटी। अपनी अलसाई पलकें खोल कर उसने मुझे देखा और चौंक कर उठ बैठी। ओ मम्मी, तुम, क्या हुआ? होना क्या है, ज़रा घड़ी देखो। उसने सिरहाने रखे खूबसूरत से टाइम पीस को देखा। 8:25 हो रहे थे। ओ मम्मा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा,
फिर पलंग से उतर के वो सीधी उस टेबल के पास गई जहाँ हॉट प्लेट और फ्लास्क रखा हुआ था। उसने फ्लास्क को मग में उड़ेलना चाहा पर वो शायद खाली था। कितना दुष्ट है ना ये प्रशांत, वो मुंह फुलाकर बोली। मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी है उसने। फिर एक शॉल कंधे पर डालते हुए उसने कहा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मी तुम पियोगी? पहले ढंग के कपड़े तो पहन लो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ मम्मी, वो तो आजकल हमारी अजिया सास आई हुई हैं ना, उनके ऑनर में साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। वाह क्या कहने हैं, बहुत लिहाज करती हो ना उनका, तभी तो उनके सामने दिन भर प्रशांत के नाम की रट लगाए रहती हो। ओह कम ऑन मम्मा, उसने लड़िया कर कहा तो मैंने उसे डपट दिया। चुप कर, ज़्यादा अंग्रेजियत मत झाड़ा कर, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। वो हैरान होकर मुझे देखती रह गई। मम्मी का ये रूप उसके लिए अपरिचित ही था। क्या बात है मम्मी, सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे करतब देखकर, कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंच रही है। देवी, कम से कम साल भर तो लड़कियां दबी ढकी रहती हैं, सिर नीचा करके चलती हैं, अपने होंठ सीकर रखती हैं। तुमने तो पहले दिन से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वाह, खूब नाम रोशन कर रही हो हमारा। क्या सोच रहे होंगे ये लोग, माँ बाप ने यही शिक्षा दी है, यही संस्कार दिए हैं? मैंने देखा मेरे हर वाक्य पर उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मेरी बात पूरी होने तक तो वो तमतमा आया था। मेरी बात पूरी होते ही वो बोली, तुमने हमें क्या दिया है मम्मी, जानती हो? सिर्फ अभाव ही अभाव। छोटी छोटी बात के लिए तरसाया है हमें, इतनी सी उम्र में हमें इच्छाओं को मारना सिखाया है। बचपन से हम सिर्फ नकार ही सुनते आए हैं। यहाँ मत जाओ, उधर मत देखो, ये मत पहनो, उसके साथ मत खेलो। बंदिशें और सिर्फ बंदिशें, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने हमें कभी स्कूल के पिकनिक पर नहीं जाने दिया, कभी सहेलियों के साथ सिनेमा नहीं देखने दिया, कभी कॉलेज के गैदरिंग में भाग नहीं लेने दिया, और तो और कभी हमें अपनी मर्जी के विषय भी नहीं चुनने दिए। और अगर इन्हीं सब बातों को तुम संस्कार कहती हो तो मुझे ऐसे संस्कारों से नफरत है। मेरा बचपन जिन बातों के लिए तरस गया वे सब मुझे यहाँ मिल रही हैं, तो मुझे उनका उपभोग करने दो। कम से कम मेरे अपने घर में तो मुझे आज़ादी से रहने दो। और जैसी कि उसकी आदत थी, बात समाप्त करते करते उसका कंठ सजल हुआ आया था। मैं विस्मित होकर उसे देखती रह गई। ये बित्ते भर की लड़की अपने मन में कितना कुछ समेटे हुए है, कितनी कुंठाएं पाल रखी हैं इसने। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा सारा आवेश ठंडा हो गया। उसके बालों में प्यार से उंगलियां पिरोते हुए मैंने कहा, आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता बिन्नो, और तू इसे अपना घर मानती है ना? फिर ये क्यों नहीं समझती कि घर अकेले से नहीं बनता, वो उन सब का होता है जो इसमें रहते हैं। हमें उन सब का ख्याल रखना होता है, लिहाज करना होता है। वो एकदम छिटक कर दूर खड़ी हो गई। मम्मी, सुबह सुबह तुम सिर्फ प्रभाती गाने तो मेरे कमरे में नहीं आई थी, तुमसे ज़रूर किसी ने कुछ कहा है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मन तो हुआ कि कह दूँ, मुझे निमंत्रण ही ये सब कहने सुनने के लिए दिया गया है, पर उसके तेवर देखकर मैं डर गई। कहा, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा भला? मैंने तो बस एक बात कही थी, एक बात और कहूँगी। ये बात बात पर ताव खाना छोड़ दो, थोड़ा गम खाना सीखो। सामने वाले पर एकदम चढ़ बैठती हो, ये बुरी बात है। नहीं मम्मी, मैं ठीक ही करती हूँ। मुझे मालूम है कि अगर आप चढ़ाई नहीं करोगे तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, और ये मैं कभी नहीं होने दूँगी। जो भूल तुमने की, जो दीदी कर रही हैं, मैं वो कभी नहीं करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी को नर्क नहीं बनाना है। उसका ये दो टूक फैसला मुझे भीतर तक हिला गया। चलते समय रमा ने फिर उपहारों का ढेर लगा दिया तो मैंने कहा, रमा, लड़कियों के लिए जो दोगी वो मैं ले जाऊंगी, पर मुझे तुम माफ़ करना। अब ये रिश्ता दूसरा हो गया है, अब तुम्हारी कोई भेंट मैं नहीं रख सकूंगी। फालतू बात नहीं करना, रमा ने डपट दिया। मेरे घर अगर आना है तो उसी पुराने रिश्ते से आना पड़ेगा, नहीं तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दूंगी। मैंने उसकी ओर देखा। वही स्नेह छलकाती आंखें थीं, वही शांत सौम्य चेहरा था। पर ताई जी ठीक कह रही थी। खिले गुलाब से उस चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। कहीं मेरी ही नज़र तो नहीं लग गई? मैंने बरबस उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रमा, हमारा वो पुराना ही रिश्ता बना रहता तो कितना अच्छा होता ना। क्या मतलब? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रमा, तुम्हारे घर का सुख चैन छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं था, पर क्या करूँ, मेरा मोह मुझे अंधा बना गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? कहीं अम्मा ने तो कुछ नहीं कह दिया? पर तुम तो इन पुराने लोगों को जानती हो, तुम्हें तो अच्छा खासा अनुभव है। इन लोगों को ज़रा भी तो सब्र नहीं होता, चाहते हैं सब कुछ आज ही ठीक हो जाना चाहिए। पर ऐसा कहीं होता है भला? समझ तो आते आते ही आएगी ना।
ताई जी ने अगर कुछ कहा भी है तो गलत नहीं है। यह शादी सचमुच एक भूल थी। मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। क्या पागलों की सी बातें कर रही हो? भला तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? यह शादी तो मैंने खुद मांग कर की थी। पर मैं मना तो कर सकती थी। मैं तो अपनी बिटिया को पहचानती थी। मैं जानती थी कि वो जहाँ भी जाएगी आराम से रहेगी, कैसा भी घर मिलेगा वो अपने लिए जगह बना लेगी। उसे तो कैसे भी लोग मिलते वो उनसे निपट लेती। पर इस तरह तुम्हारी हंसी में ग्रहण तो न लगता। सुमन, उसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, ये तो सब संयोग की बातें हैं, इसमें हम तुम कहाँ आते हैं। ये सब तो पहले से तय हुआ रहता है। विधाता खुद सारे संजोग रचते हैं। नहीं तो बताओ, इतने सालों बाद उस दिन ट्रेन में हमारी मुलाकात क्यों होती? सच तो है, उस दिन हमारी मुलाकात क्यों होती? काश ये मुलाकात ना हुई होती। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक पारिवारिक और सुलझी हुई कहानी, एक घनीभूत विद्रोह। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।